आज के शो में। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से रुपए की गिरावट का मुज़्ज़ेका खेज दिफा माहिरीन मईशत ने सर पकड़ लिए। मैं हैरान हूं कि ये कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क कैसे बना, सहरा किसके सर? क्या वजीर आजम की माशी टीम इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करने की अहलियत रखती है? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, एक जिसे कहा जाए कि मुज़्ज़ेका खेज कहा जाए, इसको क्या लफ्ज़ कहा जाए, इंतहाई इलॉजिकल बयान गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से आया। और मैं तसलसल के साथ आपको बताऊं कि मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये तकरीबन 4 मई 2019 को एज गवर्नर स्टेट बैंक ये पोस्ट हुए थे। उस ज़माने में अगर आप डॉलर का रेट देखें, जो इंटर बैंक रेट था, एक्सचेंज रेट पाक रुपये और डॉलर का, वो अराउंड 141-142 के जो इस वक्त हुआ कर रहा था, और अब ये बढ़कर आज 174 पे पहुंच चुका है। तो ये इस वक्त जो इजाफा हुआ है, इस दौरान शरह सूद को अगर आप देखें, जब ये आए थे तो तकरीबन शरह सूद जो थी वो 10.75% थी। ये बड़ी फिर 12.5, 12.5, 13.25% तक चली गई। फिर कहा गया जी कि हॉट मनी का इनफ्लो आ रहा है पाकिस्तान में, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो एक अलग मामला हॉट मनी का शुरू हो गया। फिर शरह सूद बढ़ाई, फिर शरह सूद फिर गिराई, अब फिर बढ़ाए जा रही है, और इसी तरह से जो डिवैल्यूएशन का हुआ। तो सवाल बड़े जहनों में उठते हैं कि आखिरकार ये जो पोस्ट है गवर्नर स्टेट बैंक की, इस हवाले से कोई सवाल पूछा जा सकता है क्या? प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब आखिरकार क्या फिस्कल और मॉनेटरी साइड के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन भी है या नहीं है? क्योंकि नुकसान जितना हो रहा है, जो गवर्नर स्टेट बैंक का बयान है, आपको एक बात सुना के फिर आपको आगे बताते हैं कि इससे नुकसान कितना हो रहा है। लेट्स से दिस कि रजा वाकिफ क्या कहा था जब वो बाहर थे, उनसे पूछा गया कि फायदा क्या होता है इसका। लेट्स से दिस। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूँ ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। इस बयान की लॉजिक इससे समझ में नहीं आई कि जितनी माहिर मईशत से और बैंकर से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं जो आपका जो डेट में इजाफा हुआ है, यानी कर्ज में जो इजाफा हुआ है, इसके एवज, यानी आपने जो डिवैल्यू किया रुपये को, उसके एवज जो कर्ज में इजाफा, सिर्फ बैरूनी कर्ज में इजाफा हुआ है, वो तकरीबन 1800 अरब रुपए का है। उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स ही तकरीबन 76 अरब रुपए की बनती है। ये अराउंड 11 अरब डॉलर बनता है। जितने खानदान जिनका जिक्र किया जा रहा है कि रेमिटेंसेस ले रहे हैं, वो चाहे 50 लाख के करीब हों जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस वसूल करते हैं, तो क्या उनको महंगाई ने हिट नहीं किया? क्या उनकी कमोडिटी जो प्राइसेस बढ़ने से और जो इंपोर्टेड लैंडेड कॉस्ट है आइटम्स की बढ़ने से, तो वो महंगाई ने ऑफसेट कर दिया उनको फायदा? गवर्नर साहब की लॉजिक है बिल्कुल इसी तरह से जैसे बिलावल साहब का एक बयान आया था चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कि बारिश ज्यादा आती है, पानी ज्यादा आता है। ये बिल्कुल वही वाली लॉजिक लग रही थी जो किसी भी माहिर, हम आगे चल के बात करेंगे, जो माहिर मईशत हैं, किसी के भी समझ में नहीं आ रही, सब सर पकड़ के बैठे हैं कि आखिरकार क्या कहा है। और हमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बतौर वज़ीर साहब खुद भी मुख्तलिफ औकात में जो वो खुद आ चुके हैं कि क्या नुकसानात होते हैं, इसके नुकसानात गिनवा चुके हैं डॉलर बढ़ने के। वो क्या करवाते थे, हिस्ट्री में हम चलते हैं और अब माजी का भी कुछ माजी करीब से बयान सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया है। ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे बनिस्बत जो पाकिस्तान से बाहर ज्यादा डॉलर जाते हैं, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। अगर ये डेफिसिट में रहेगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी थोड़ी देर के बाद फिर करंट अकाउंट का क्राइसिस आएगा, डेफिसिट होगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, वो इकोनॉमी को चोक कर देंगे, और फिर हम उसी साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे एक लो ग्रोथ मुल्क का।
तो ये सूरत हाल है। क्या कोई सेंट्रल बैंक का गवर्नर इस तरह जस्टिफाई कर सकता है डिवैल्यूएशन को? क्या हम देख सकते हैं और हमें फिक्रमंद होना चाहिए जब मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह जो चलाई जा रही है, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो फिर हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए? फिर जो मईशत का हाल हो रहा है, जो बात हो रही थी मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से और मुख्तलिफ जो ऐसे हल्कों में लोगों से, वो कहते हैं फिर फिक्र ही नहीं करनी चाहिए मईशत की, जब ऐसे बयान आ रहे हैं ऐसे लोगों की तरफ से जिनके हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात होगी कि ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी इस पर जो है आपकी माशी चैलेंजेस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और फिर सब में अहम सवालात कि पाकिस्तान को आज दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क किसने बनाया, सेहरा किसके सर है? ये सवाल उठाएंगे आज हम प्रोग्राम में। और क्या ये डिवैल्यूएशन की वजह से जो इम्पैक्ट आया इसका, और फिर जो शरह सूद में मुसलसल इजाफा हुआ, और फिर आगे चल के भी कहा जा रहा है कि हम वही साइकिल ऑफ डिजास्टर में जाने वाले हैं। इन सारे अहम तरीन सवालात और इनके जवाबात के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन ये बड़े अहम सवालात हैं कि हमारे मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में है, कौन इस पर जो इक़्तिसादी टीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और अगर ऐसे बयान जो सामने आ रहे हैं, इन बयान की रोशनी में देखा जाए तो क्या मईशत इस पर संवर सकती है, सिमत में आ सकती है, नहीं आ सकती है? माहिरीन मईशत इस बयान को लेकर क्या कहते हैं? रज़ा बागिर साहब का जो बयान है इस पर बात करते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं, सीनियर माहिर मईशत भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए कहूँगा कि कितने करोड़ घराने हैं, जो मैं तकरीबन अंदाज़ा लगाता, तकरीबन 3 करोड़ घराने हैं जो पाकिस्तान में हैं, कितने ऐसे घराने हैं जिनको रेमिटेंसेस आती हैं? इस बयान की लॉजिक इकोनॉमिकली प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपको लगती है कि ये मेजॉरिटी या माइनॉरिटी किसके फेवर में दिया गया बयान? आप कैसे देखते हैं इसको डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस ने बताया है कि कितने घराने ऐसे हैं जिनके फर्द जो है मुल्क से बाहर हैं, उसका जो अंदाजा है वो तकरीबन 50 लाख घराने हो सकते हैं जिनको बाहर से रेमिटेंसेस मिलते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख घराने हैं। तो यानी कि जिन घरानों को रेमिटेंस मिल रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी है, एक हिस्सा है 7 में से, 7 घरानों में से एक घराने को मिलता है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि गवर्नर साहब यकीनन शायद ये चाहते थे कि रेमिटेंसेस को प्रमोट करें, मगर साथ साथ उन्हें ये भी कहना चाहिए कि जो मेजॉरिटी है घरानों की वो बहुत बुरी तरह से रुपए की गिरावट से मुतासिर हुए हैं। उनको ये बात एक्नॉलेज करना मैं समझता हूं उनका फर्ज है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और है कि अगर जो डिवैल्यूएशन हुई है 11% 12%, तो उसको ऑफसेट भी तो कर दिया इन्फ्लेशन रेट ने। अगर जो घराने जिनको पैसा बाहर से आता है उनके लिए भी तो महंगाई, जिस तरह आप ही की मैं कैलकुलेशन देख रहा था, आपने कहा 12% महंगाई और हो जाएगी, तो ये तो जो फायदा है वो उसके जो नेगेटिव और जो मुज़र असरात उससे इम्पैक्ट ऑफसेट नहीं हो जाता अगर फायदा हुआ भी है उन घरानों को? तो देखिए, हुआ ये है कि पिछले 3 साल में रुपए की गिरावट जो है वो ऑलमोस्ट आज 50% तक पहुंच गई है, और कीमतों में जो इजाफा हुआ है इन 3 साल में, वो पहले साल को तकरीबन 7, फिर 10, फिर अब 9, तो वो तकरीबन 30% बनता है क्यूमुलेटिव। तो जिस घराने को रेमिटेंसेस मिल रहे हैं उनको 3 साल के दौरान फायदा हुआ है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो एक दूसरी बात है, महंगाई फिर क्यों हो रही है? ये क्योंकि आलमी सतह के ऊपर अगर हम देखते हैं, हम बांग्लादेश भारत से कंपैरिजन करते हैं, अगर ये कहा जाए कि सिर्फ ग्लोबल कमोडिटी क्राइसिस है या ग्लोबल कमोडिटी जो स्पाइक है उसका इम्पैक्ट है, या फिर ये हमारी अपनी कोताहियां, हमारी अपनी पॉलिसीज हैं जिसका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है महंगाई के ऊपर, क्योंकि वहां के इन्फ्लेशन रेट और यहाँ के इन्फ्लेशन रेट में वाज़े फर्क नजर आ रहा है। वहाँ की करेंसी भी इतनी डिवैल्यू नहीं हुई है। अगर मई से लेकर ही अभी तक का अंदाजा लगा लें, भारत की करेंसी शायद 1% या 1.25% हुई है डिवैल्यू, बांग्लादेश की इसी तरह हुई है, पाकिस्तान की ज्यादा हुई है। तो क्यों ये ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है? क्या ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का? ये हमारी अपनी कोताहियां, हमारी नाकिस फैसले हैं? क्या है ये डॉक्टर साहब? अगर आप इस वक्त पोजीशन देखें, जो लेटेस्ट प्रोजेक्शंस आए हैं IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, और उन्होंने फोकस किया है हमारे रीजन पे भी, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस साल जो बड़े ममालिक हैं साउथ एशिया में, जिसमें आपका हिंदुस्तान तकरीबन 5.5 से 6% अफरातज़र, बांग्लादेश भी 5% के लगभग, और श्रीलंका कोई 6-6.5%, और हमें
जो कहा गया है, प्रोजेक्शन जो दिया गया है IMF से, वो ये है कि 8.5% हो सकता है इस साल। हमारा अंदाजा ये है कि इससे ज्यादा होगा, मगर फर्क तो नुमाया नजर आ रहा है, 2.5 से 3% का फर्क मौजूद है। उसके क्या वजूहात हैं? एक तो वजह यह है कि आप रुपए की जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा है। अब आप ये हैरत होगी सुन के कि बांग्लादेश में उनके टका की कदर जो है 3 साल में सिर्फ 3% गिरी है, 3%। हिंदुस्तान में जो करेंसी उनकी है वो तकरीबन 16% गिरी है, मगर हमारी जो करेंसी है इस 3 साल के दौरान, जिस तरह मैंने कहा, 50% गिर चुकी है। और इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि जो करंट अकाउंट का खसारा है, बांग्लादेश का तो बहुत कम है, हिंदुस्तान का थोड़ा ज्यादा है, मगर ये दोनों का खसारा जो है पिछले 3 साल हमसे बहुत कम रहा है। अलबत्ता खुशखबरी यह है कि पिछले साल हमारा करंट अकाउंट का खसारा इन दोनों ममालिक से कम रहा, मगर अब इसके बढ़ने का खतरा ज्यादा है। जो कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है उससे हमें ज्यादा नुकसान इसलिए है कि हमारा एक्सपोर्ट का बेस छोटा है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में वो बेस बड़ा है, तो उन्हें कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से नुकसान भी है और फायदा भी है। अच्छा, हमें कम फायदा है। उसकी वजह से खतरा ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस साल बहुत बढ़ जाएगा, और IMF तो कह रहा है कि कम से कम ये 3.1% होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे मैं आने से कबल के आगे के क्या होने वाला है ये, क्योंकि फिर इसका मतलब हमें डबल हिट लग रही है। एक तो कमोडिटी प्राइसेस की हिट लग रही है, फिर ऊपर हम डिवैल्यूएशन जो हुई है उसकी वजह से जो ज्यादा इंपैक्ट महंगाई का आया है वो डबल जो इस वक्त हो चुका है। एक नहीं, 2 जगह से थप्पड़ हमें लग रहा है, मतलब अगर आम आदमी को बोले तो ये मतलब सूरत हाल है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और आप ये देखिए कि इस वक्त आपके कमोडिटी प्राइसेस जो हैं पिछले 3 महीने में एवरेज इजाफा जो हुआ है वो 50%, और हमारी करेंसी जो है तकरीबन 10% गिरी है। तो हम रुपए के लिहाज से जो कीमतें पाकिस्तान में जिसे कहते हैं लैंडेड कॉस्ट, वो 60% बढ़ा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ जब हो रही हैं तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और खतरा मौजूद है कि और भी होगा। अच्छा, जो खतरा आगे मौजूद है, मैं आपका कॉलम ही देख रहा था, मेरे सामने मौजूद भी, आपने लिखा है द कटिंग एज ऑफ द स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द IMF फॉर पाकिस्तान इज दैट इट एक्सपेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स टू बी कंप्रेस्ड बाय एज मच एज 10.5% इन 2021-2022। फिर आगे आपने कुछ खदशात का इजहार किया। आप कहते हैं कि दिस इज लाइकली टू बी पॉसिबल ओनली if there continues to be a big depreciation in the value of the rupee, a hike in the interest rates and measures to regulate imports। तो इसका मतलब क्या एक और साइकिल ऑफ डिजास्टर में कहूँ, क्या कहूँ, हम ग्रोथ भी अचीव नहीं कर पाएंगे क्या 5%, 4%, और फिर हम इंटरेस्ट रेट्स ही बढ़ाएंगे, हम रुपए को और डिवैल्यू भी करेंगे और इसके साथ रेगुलेट करने के लिए इंपोर्ट्स को इकदाम करेंगे। ये आपको क्या आगे नजर क्या आ रहा है पाशा साहब जो आपने लिखा है? देखिए, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं हमारी टीम वॉशिंगटन में IMF से नेगोशिएशन कर रही है कि 6th रिव्यू जो है वो मुकम्मल हो। क्या वजह है कि आज तक फाइनल हमें पता नहीं चला कि एग्रीमेंट हुआ है या नहीं है? यकीनन हमारी टीम को इस बात की परेशानी होगी कि काफी सख्त जो हैं टारगेट्स रखे जा रहे हैं। एक तरफ आपका इस वक्त पोजीशन यह है कि पिछले 3 महीने आपका जो इंपोर्ट का मंथली खसारे का एवरेज है वो $1.1 अरब बनता है, और अगर इसको $9 अरब पे लाना है तो अगले 9 महीने में 40% से ज्यादा आपको खसारा हर महीने कम करना पड़ेगा कंपेयर टू जो पिछले 3 महीने का है। बहुत ही सख्त कमी लानी पड़ेगी। दूसरी तरफ अंदाजा ये हो रहा है कि शायद वो बजट का खसारा उस पे भी बहुत ज्यादा सख्त टारगेट देना चाह रहे हैं, इसलिए कि लिंक तो है ना, बजट टारगेट जब बढ़ता है तो आपका तिजारती खसारा पे भी असर पड़ता है। तो हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि जब आप अपने खर्चे पूरे करेंगे
और कोशिश ये करें कि आपका जिसे कहते हैं प्राइमरी जो बजट डेफिसिट है, जो आप डेट सर्विसिंग के बाद पहुंचते हैं, वो जीरो यानी कि बिल्कुल खसारा ना हो, बैलेंस प्राइमरी बजट। ये दोनों बहुत सख्त टारगेट हैं और शायद इस वजह से हमारी टीम जो है नेगोशिएशंस मुकम्मल नहीं कर पा रही है। बस देखिए, अब तो वीकेंड आ गया है कि क्या होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि अगर इस टारगेट को सामने रखा जाए तो शरह सूद और बढ़ेगी, रुपये और डिवैल्यू होगा। और एक आपसे ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से पूछना चाहूंगा, एज ए स्टूडेंट आपसे समझना चाहूंगा कि क्या हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए फिस्कल साइड को भी मैनेज कर रहे हैं और शायद इसी वजह से स्टेट बैंक का रोल बढ़ गया है, या और कोई जवाबदेही भी नहीं है। 13% तक शरह सूद चला गया, उससे कारोबारों को नुकसान हुआ, फिर नीचे आया, किसी ने नहीं पूछा, हॉट मनी और सब चीजें होती रही। फिर अब ये जो डिवैल्यूएशन हुई, कोई पूछ नहीं रहा, रजा बाकी साहब से कोई पूछ नहीं रहा। तो क्या ये इस तरह होता है कि कानून से बालातर वाला जो एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि कोई पूछ ही नहीं सकता, जो वो कह रहे हैं उनसे कोई नहीं पूछ सकता, जो कर रहे हैं कोई पूछ नहीं सकता, ऐसा क्यों हो गया है? ये ऐसा था पहले क्या, या पहले होता था क्या पाशा साहब? नहीं जी, ऐसा कभी पहले नहीं होता था। और मैं उस वक्त हुकूमत में था जब हमने स्टेट बैंक की अमेंडमेंट की थी, मेजर अमेंडमेंट एक्ट की जी, और हमने कुछ अहम डिसीजंस लिए थे। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम बनाया था वो था फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड, और साथ साथ हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी सेट किया था जो पॉलिसी रेट को तय करेगी। मगर ये जो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड था, इसका अहम रोल था कि कोऑर्डिनेशन हो। ये ना हो कि मॉनेटरी पॉलिसी बस अपने बलबूते चल पड़े और फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल सेकेंडरी हो जाए। देखिए, इसमें जो असर होता है वो ये है कि जब आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। अब जब आप 13.25% पे लेके चले गए थे, आपको हैरत होगी उस साल आपका डेट सर्विसिंग का जो बोझ था वो 600 अरब ज्यादा हुआ था। इतना बड़ा फर्क पड़ा है और वो चलता रहा है, इसलिए कि यू लॉक इन टू सर्टेन इंटरेस्ट रेट। तो आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, नेशन की जरूरत है। और हमने ये भी देखा है कि नेगोशिएशंस के वक्त मुझे कम से कम ये बात नजर नहीं आ रही है कि स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गहरा कोऑर्डिनेशन और एक ही मैसेज दिया जा रहा है नेगोशिएशंस में। इस बात से भी हमें कुछ परेशानी हो रही है। अच्छा, और डॉक्टर साहब, ये अगर जो डिवैल्यूएशन का, जैसे आपने इंटरेस्ट रेट का बताया इम्पैक्ट, डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कर्जों पे कितना पड़ रहा है? मैं डॉक्टर अशफाक से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 1800 अरब रुपए से कर्जे बढ़ गए हैं, तकरीबन 76 अरब रुपए वो कहते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गई हैं। अगर मैं इसी को कैलकुलेट कर लूँ तो दैट इज अराउंड $11 बिलियन। और ये जो हमें बताया जा रहा है कि रेमिटेंसेस का जो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा हुआ है वो 500 अरब रुपए का है। तो उस 500 अरब के एवज हमने 1800 अरब के कर्जे बढ़ा दिए, और कर्जों का बोझ बढ़ने से हमारी जो आगे नेशनल सिक्योरिटी इशूज, हमारी डिफेंस फाइनेंसिंग, आपको कंसर्न है इस हवाले से कि ये मसला खुदा ना खास्ता इस तरफ भी जा सकता है कि हम अपने डिफेंस को फाइनेंस करने के लिए कर्जे ले रहे हैं? आपने कल एक कहा भी था एक जगह। बात यह है कि यकीनन 1800 अरब का इजाफा हो चुका है करेंसी के गिरने पिछले 2-3 महीने जून के बाद से। और जो हमारा जो फॉरेन डेट, एक्सटर्नल डेट पे जो हमारी डेट सर्विसिंग है वो भी इस लिहाज से बढ़ गई है। अब आप ये देखिए कि तकरीबन आपको, मेरा अंदाजा यह है कि साल के एंड तक 60 से 70 अरब और देना पड़ेगा कर्ज की सूद पे। साथ साथ ये भी सोचिए कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो डोमेस्टिक खर्चे हैं, जो पाकिस्तानी रुपए में खर्चे हैं, तो वो जब उन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बजट पर बहुत ज्यादा होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब 13.25% पे लेके चले गए तो सालाना 600 अरब एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो इस लिहाज से भी परेशानी, एक तरफ ये खर्चे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ IMF आपसे शायद कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट नहीं होगा, यानी कि आपको वो ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं शायद, बट इंप्लाई ये कर रहे हैं कि आपके दूसरे खर्चे आप कम करें,
खास तौर पे डेवलपमेंट पर, डिफेंस पर और बाकी जो अखराजात हैं। तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बिल्कुल नामुनासिब है। हम एक सॉवरेन कंट्री है, नेशनल सिक्योरिटी हमारा अपना कंसर्न है, और इस प्रोग्राम के दौरान आप ये देखिए कि 19 के बाद से हमने अपने डिफेंस के बजट को 3% से कम करके जीडीपी का 2.7 पे ले आए हैं ऑलरेडी। और इस वक्त रीजनल हालात को देखते हुए वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर एंड टोटल नेशनल सिक्योरिटी। टेररिज्म के भी इंसिडेंट्स खुदा न खास्ता कुछ बढ़ भी गए, तो लिहाजा IMF इज नो बिजनेस व्हाटसोएवर टू पुट प्रेशर ऑन अस ऑन एनी पर्टिकुलर फ्रंट। ये हमारे सवरेन हुकूमत की डिसीजन। एग्जैक्टली। अच्छा भाई साहब, एक चीज़, क्योंकि मैं आपने जो कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया, मैं एक इस बात को थोड़ा समझते हुए, क्योंकि आपने ये लिखा था जब बजट आया था उस ज़माने में, आपका मई में आपने गालिबन लिखा था ये कि किस तरह से प्रोविंशियल सरप्लस और ऐसे हमने टारगेट्स अपने सेट कर दिए। PSDP हमने बहुत ज़्यादा आगे रख दिया कि इतना टारगेट हम ये करेंगे, PSDP इतना रख देंगे, प्रोविंशियल सरप्लस से इतना आएगा। तो जो हमारे एस्टिमेट्स थे, तो ये एस्टिमेट्स रखते वक्त क्या स्टेट बैंक और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो भी बजट बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन होती है इनकी नहीं होती कि आपने इतने बड़े बड़े एस्टिमेट्स रख दिए, वो पूरा बजट में लूप होल्स भरे हुए थे, आपने बड़े अच्छी तरह आइडेंटिफाई किए थे और अच्छे खासे लूप होल्स थे, हमने डिटेल में प्रोग्राम भी किया था, तो उस वक्त भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी इनके दरमियान और बाद में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, और अभी आप बता रहे हैं कि IMF की नेगोशिएशन में भी इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो फिर ये, और इनमें ज्यादा तकवीत कौन रखता है, किसकी ज्यादा सुनी जाती है, ये स्टेट बैंक की या फाइनेंस मिनिस्ट्री की, या फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल अब समझें कि रेलेवेंट हो गई है इस पूरे सिनेरियो में, क्या मामला है? बजट के सिलसिले में जो स्टेट बैंक का रोल होता है वो होता है ऑन द फाइनेंसिंग साइड, इसलिए कि स्टेट बैंक तो आपको पता है कि किस अपने ऑपरेशंस के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंसिंग देता है ताकि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकें, और इसके नतीजे में मनी सप्लाई पर असर पड़ता है और उससे अफरात ज़र पे भी असर आता है। लिहाजा बजट का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन की रफ्तार क्या होगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और यकीनन दोनों को बातचीत करके मिलके बात करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा फुकदान है हफीज साहब। और आप महंगाई जो आपने कहा कि 12% बढ़ी है, आगे आपको किधर जाती हुई नजर आती है? क्योंकि अभी तो शॉक आना है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का, फिर आप जो बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स और सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट, आप कितना, क्योंकि आप सर्वे भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, हाउस होल्ड्स पर कितना इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? लास्टली आपसे पूछूंगा पाशा साहब। मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, कीमतों में तेजी से इजाफा होने का खतरा मौजूद है, और आप ये देखेंगे कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारे पाकिस्तान में डबल डिजिट इन्फ्लेशन तो होता है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है 2007-8 में, फिर उसके बाद में 2011 में। तो सिर्फ इशू ये है कि डबल डिजिट तो होगा, बट किस हद तक, क्या निचला डबल डिजिट होगा या ऊंचा डबल डिजिट होगा, इसको देखने के लिए हमें अगले कुछ हफ्तों देखना पड़ेगा कि कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज होती हैं, कम होना शुरू होती हैं, या उनमें इजाफा कंटिन्यू करता है। सही। अगर इजाफा कंटिन्यू करता है तो खुदा न खास्ता अफरात ज़र की जो रफ्तार है वो डबल डिजिट भी होगी और जरा ऊंचा डबल डिजिट होने का खतरा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। हफीज़ पाशा साहब को आपने सुना, माहिरीन भी इस वक्त सर पकड़ के बैठे हैं। जो बयान रज़ा पाकिस साहब ने दिया है, उस बयान की लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार बयान दिया क्यों है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, उसको किस बात को समझाने की कोशिश की है उन्होंने, और इंतहाई इलॉजिकल बयान के ऊपर आपको मज़ीद तज़किया भी सुनाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज हम इसी लॉजिक को, जो मुख्तलिफ माहिरीन मईशत हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक के बयान की लॉजिक क्या हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त अकबर जैदी साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर मईशत हैं। जैसे साहब,
ये आपका भी मैंने एक बयान सुना, पढ़ा भी, आपने कहा कि शायद लॉजिक यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को खुश करना पीटीआई का शायद वोट बैंक है और दूसरा आपका आईएमएफ है। ये वजह समझ में आती है? कोई और इकोनॉमिकल रीज़न या लॉजिक इस बयान में समझ में आती है जो रज़ा बाग़ी साहब ने दिया है? नहीं जी, बिल्कुल सैफान साहब, इसकी कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ एक पॉपुलिस्ट है और वो जैसे जिस महफिल में वो बैठे थे उन्होंने ये वहाँ पे खुश करने के लिए कह दिया। वैसे भी इंग्लिस्तान में वैसे भी उन लोगों को वैसे पहले से ही पता है कि यहाँ पे जो डॉलर या पाउंड भेजते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन मेरे ख्याल है ये सिर्फ इनका बयान अपनी जगह जो है ना, ये बहुत अक्कासी करता है इस हुकूमत की सोच की। और वो एक ये है कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हों, अवाम हो, उनका जो हशर नशर होता है वो होता रहे। असल में जो बाहर से आप देखें, इमरान खान हो गए, गवर्नर स्टेट बैंक हो गए, या जो अब जो पहले वजीर ख़जाना थे अब उनके एडवाइज़र हो गए, वो हर दफ़ा बाहर से जो पाकिस्तानी हैं उनको उनकी तरफ मुतारिफ हैं और वो कहते हैं कि भाई आप पैसे भेजें, ये करें। वो भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन यहाँ पे जो अवाम है, जो महंगाई है और जो बेड़ा गर्क हो रहा है इस मुल्क का मईशत का, उसका इनको कोई एहसास नहीं है। बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये उस लॉबी को पेंडर कर रहे हैं, उस लॉबी को खुश कर रहे हैं। और दूसरा ये आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, आईएमएफ के दूसरी जो बात है, जैसे आप जो दूसरी बात कह रहे हैं आईएमएफ के नुमाइंदे हैं, ये मुझे बताएं, क्योंकि जब ये आए थे 4 मई 2019 को तो मैंने देखा एक्सचेंज रेट जो था वो 141-42 था, आज 174 पहुंच गया। ये आए, डिस्काउंट रेट में इजाफा हुआ, 13.25% तक ले गए, फिर वो हॉट मनी का मामला शुरू हो गया, हमने वो सुना। तो सर ये कोई स्टेट बैंक की एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं, कोई पूछ नहीं सकता क्या ये ओहदा बालातर होता है कानून से, या जो बयान वो दे रहे हैं उससे अक्कासी जो आप बता रहे हैं हो रही है? क्या कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पूछ सकता आखिर क्या मामला क्या है इसके पीछे? वैसे ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, क्योंकि ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बहुत, ऑटोनॉमी यानी आज़ादी। ये कहा जाता है कि स्टेट बैंक आज़ाद है, स्टेट बैंक का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अलग होना चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर और इनको एक साथ नहीं होना चाहिए, अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग इनकी हिकमत अमली है। तो उस लिहाज से तो ये बात सही है, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें और फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी नहीं कहेगा। बज़ाहिर ये ऑन पेपर यही होता है कि आज़ाद स्टेट बैंक, आज़ाद सेंट्रल बैंक का ये मतलब होता है कि इनको इतनी समझ है। लेकिन हम अपने माशरे में देखें, हमारे माशरे में तो क्रिकेट टीम भी आज़ाद नहीं होती है, उसके पीछे भी सियासत होती है। तो ये गवर्नर स्टेट बैंक जहाँ पे डॉलर रुपए का रेट, इफराते ज़र, इंटरेस्ट रेट, ये सारी इतनी अहम चीज़ें, इसीलिए हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यही आर्ग्यू करते हैं कि आप स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं रख सकते, क्योंकि वो इस नहज पे ले जाएंगे मईशत को कि हमारा मुल्क बिल्कुल बैठ जाएगा, और वो बिल्कुल यही कर रहे हैं। सही। और अगर मैं महंगाई के हवाले से पूछ सकूं जैसा, तो एक तो हमें कहा जा रहा है बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, उसका हिट लग रहा है, ग्लोबल क्राइसिस है, ये सब कुछ, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, ये हो गए। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ यही है या हुकूमती कोताही यानी डिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट डबल आ चुका है हमारे ऊपर? बिल्कुल है तो ये सही कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई चेन बिगड़ी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उस वक्त खास तौर पे तो आप ऐसी कोशिश करते हैं कि आपके अफरात दर कम हो, ये गलत वक्त है डिवैल्यू करने का। ये अगर वाकई अगर आपकी बाहर की कीमतें महंगी हो रही हैं, मिसाल के तौर पे आप तेल ले लें, तेल की, पेट्रोल की कीमत महंगी हो रही है, आप उसको दुगना महंगा कर रहे हैं कि आप कह रहे चलें हम महंगी चीज़ इंपोर्ट करके आ रहे हैं और लोकली हम उसको और महंगा देंगे क्योंकि हमने डिवैल्यू कर दिया। ये डिवैल्यूएशन का वक्त नहीं है। मसला इनका ये है, इनका आईएमएफ के साथ गोट जो है वो फंसी हुई है। इनके लिए ज़रूरी है कि आईएमएफ के पीछे भागें, उसको खुश करें, फिर जाके कोई बात हो। ये सारा खेल आईएमएफ का है, वरना कोई अक्लमंद शख्स, कोई बाखबर शख्स, कोई दयानतदार ईमानदार शख्स ये बातें और इस तरह के फैसले नहीं कर सकते जबकि 22 करोड़ अवाम पर इतना बड़ा बोझ पड़ रहा है। और जो हमारे, आपको लगता है कि हम जब पूछते भी हैं स्टेट बैंक या मुख्तलिफ लोगों से, तो वो बोलते हैं जी कि ये आपके फिस्कल इम्बैलेंसेज हैं, आपके मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज हैं, और आपका जो डॉलर रुपये है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी मईशत की जो कमज़ोर हालत है उसको, तो ये कोई जान के डिवैल्यू नहीं कर रहा। लेकिन आप समझते हैं ये थ्योरी सही है, या फिर ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिवैल्यू कर रहे हैं, ये खुद किया जा रहा है डिवैल्यू? ये थ्योरी सही भी है। पाकिस्तान के जो रेट है वो उसको बेहतर होना चाहिए, यानी 100 रुपए पे रोकना नहीं चाहिए। लेकिन एक वक्त की भी बात होती है कि भाई क्या ये वक्त है जब आपके पास बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, महंगी हो रही हैं, हर चीज़ जो है, आप खुद सोचें हम 100 रुपए में जो चीज़ खरीदते थे
अब उसको हम 174 में खरीद रहे हैं। तो ये कोई ना कॉमन सेंस है, ना कोई घर वाला आदमी औरत सब जानते हैं कि ये गलत इकोनॉमिक्स है। तो ये दोनों चीजें आपकी बात सही है कि एक तरफ तो ये कि हमें अपनी मईशत को सही तरह करना है, लेकिन अभी 16-18 महीने के बाद इलेक्शंस होने, इन लोगों ने इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, उससे ये कोई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अगर आप कहते हैं रोकने की कोशिश करें तो फिर वो कहते हैं सागदार साहब की पॉलिसी है, उससे फॉरेन रिजर्व्स ड्रेन हो जाते हैं, हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है, हम ड्रेन आउट कर दें। तो हम इसको रोकने की अगर कोशिश करें तो फिर आपको लगता है कि हमारे रिजर्व्स ड्रेन हो जाएंगे? ये बात सही है, ये खदशा है या नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है? ये भी बात सही है कि रिजर्व्स ड्रेन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये हुकूमत हो या माजी की हुकूमतें हैं, उन्होंने कोई बुनियादी तौर पर इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, कोई बात नहीं की, कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं की। आते हैं 3.5-4 साल तक ये सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, फिर इलेक्शंस का सोचने लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम है कि कोई हुकूमत जो आई है वो बुनियादी तौर पर जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ ये मईशत के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से नहीं कर पाए। ये हुकूमत भी वैसी है, बातें ज़्यादा करते हैं, बाजी की हुकूमतें बातें कम करते हैं। सही। और ये मुझे बता दें वज़ीर साहब कि आप यहाँ से मतलब आपको लगता है कि एज एन इकोनॉमिस्ट बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रोल ज़्यादा हो गया है, वो फिस्कल साइड को भी संभालने की कोशिश कर रही है। क्या ये आपको हकीकत लगती है कि ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी का रोल हो गया और आगे भी फिर ये शरह सूद और सब चीज़ों के ज़रिए कंट्रोल करेंगे इम्पोर्ट्स को, सब चीज़ों को? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आमतौर पर दो चीज़ों के लिए होती है। एक होती है इफरात ज़र, दूसरी होती है ये एक्सचेंज रेट। हमारा एक्सचेंज रेट भी IMF के हवाले से डिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है। दूसरा जो हमारा इफरात ज़र है वो इसके इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं होता। उसकी और वजूहत हैं, खाने की जो किल्लत होती है, खाने की कीमतें बढ़ जाती हैं, हमारी ट्रेड कम हुई हुई, ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से ये अहम इशू नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अपनी जगह अहम है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान के जैसे मुल्कों में फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा अहम होती है। ये इनको भी पता है, हमें भी पता है, वज़ीर ख़जाना को भी पता है। अगर फिस्कल इकॉनमी, फिस्कल स्पेंडिंग का ये मतलब होता है कि जहाँ जहाँ आपकी मईशत बुरे हाल में है, आप अखराजात ज़्यादा बढ़ाएं, आप एहसास प्रोग्राम बढ़ाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। ये माली जो खेल वेल है, ये इससे कोई मुल्क की तरक्की नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर ज़ैदी साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और गिफ्ट दिया। इस हवाले से आज आपने सामने नाज़रीन हमने रखा मुख्तलिफ माहिर मईशत को। आपने हफीज़ पाश साहब को सुना, अकबर ज़ैदी साहब को सुना, दोनों सीनियर माहिर मईशत हैं। दोनों ने कहा और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कारोबारी तबका इस पर सीखता है, सियासतदान इस पर वो तो एहतजाज अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सर पकड़ के बैठे हैं कि इस बयान की लॉजिक क्या है। समझ में जो आता है लॉजिक वो आपको सुना दी। IMF और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वोट बैंक है, जो लॉबी है, उसको खुश करने की कोशिश की गई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।